देखिए दोस्तों, यूपी जीके का अगला पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से चीज़ों को देखना है आपको। तो शुरू करते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। किस युग में हुआ है उत्तर प्रदेश का निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश का जो निर्माण हुआ है किस युग में हुआ है और किस भूखंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। तो प्राचीनतम भूखंड है भाई, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आगे। भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश को तीन भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है अध्ययन के लिए। तो क्वेश्चन आ जाता है ये कि उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है भाई? तो उत्तर तीन भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। उत्तर प्रदेश का भाबर और उत्तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र, इसका दूसरा नाम है गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र। बेटा, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दुआब कहलाती है। और तीसरा पार्ट है अपना दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को कितने पार्टों में बांटा है भाई? उत्तर उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों को आगे देखते हैं एक एक करके। पहले हम इसी देखेंगे दोनों को, फिर उसके बाद भाबर अलग देखेंगे और तराई अलग देखेंगे। जब इन दोनों को देख लेंगे उसके बाद फिर ये देखेंगे, उसके बाद फिर ये देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो देखिए मैप में चीजों को मैं समझाता हूँ आपको कि ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे करके ये जो है ये, तो ये जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ये वाला ये क्षेत्र है आपका उत्तर का भावर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर का भावर एवं तराई क्षेत्र। ये जो दिख रहा है आपको टोटल वाला ये यहां तक ऐसे करके मध्य का मैदान क्षेत्र जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको ऐसे करके, ये वाला बेटा, ये जो क्षेत्र है दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो हम चीजों को तीनों को मैप में हमने देख लिया। ये पूरा उत्तर प्रदेश है। देखो ये यहाँ पे नेपाल है, ये ऊपर। ठीक है, ऊपर क्या है? नेपाल है। यहाँ पे ये उत्तराखंड है ऊपर। और यहाँ पे इसके ऊपर है शिवालिक पर्वत। क्या है? शिवालिक पर्वत। ठीक है, तो भावर और तराई क्षेत्र समझ आया नहीं आया आपके? भावर और तराई क्षेत्र ये है, ये वाला जो मैंने पहले बताया था। इसके बाद ये गंगा का मध्य मैदान है, गंगा यमुना का। और ये दक्षिण के पठार है। क्लियर बात हुई ना हुई? ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो मैं अब क्या कराएंगे, हम पहले आपको भावर बताएंगे। तो इसी में आपको बता दे रहा हूं मैं आपको, भावर क्षेत्र भी बता दे रहा हूं मैं आपको इसमें। देखिए जैसे ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये इसका जो उत्तरी भाग है ऊपर वाला, ये भावर क्षेत्र। कौन सा है? ये ऊपर वाला भावर है। और ये नीचे वाला जो है वो तराई क्षेत्र है। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे। देखिए कि यूपी का जो मैप है वो अगर आप ऐसे करके बनाओगे ऐसे, तो ये ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे करके ये है, ये समझ लो, ये है, ये मान लो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो है भावर और तराई क्षेत्र है। और ये जो पार्ट है हमारा, ये यहां से और यहाँ वाला ये मध्य क्षेत्र है। और ये दक्षिण का पठार है। आपका उग्र सर बिल्कुल सही बताया आपने। तो हम इसे देख रहे हैं, अब भावर और तराई क्षेत्र को देखते हैं।
तो भाबर और तराई क्षेत्र को देखेंगे तो मैं ये कह दूंगा सर ऐसे करके है ये, आप लोग बिल्कुल ये ऐसे है। तो मैं अगर देखूं तो भाबर, पहले भाबर को बताता हूं मैं आपको। जैसे ये शिवालिक पर्वत है ना, शिवालिक पर्वत से जब नदियां नीचे आती हैं तो अपने साथ कंकड़ और पत्थर बड़ी बड़ी लेके आती हैं। तो आप ये बताइए जब पानी के साथ आएंगी तो ये चीजें यहाँ जमा होंगी नहीं होंगी? आप कहोगे सर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगी कम होती जाएंगी, यहाँ पे ज्यादा जगह को घेरेंगे और इधर थोड़ा थोड़ा कम जगह घेरते जाएंगे और ये कम हो जाएंगे। इधर इधर सहारनपुर से लेके और कुशीनगर तक है, ठीक है। तो ये पूरा भावर है। भावर का मतलब ये है कि कंकड़ और पत्थर नदी लेके आई हैं और वहां पे जमा कर दिया है, उस क्षेत्र को कहते हैं भावर क्षेत्र। मतलब ये कि आप ये बताइए जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, मतलब पत्थर होंगे बड़े बड़े, तो अगर इनमें पानी आएगा तो क्या पानी कंकड़ पत्थर के ऊपर होके आएगा या नीचे? कि सर आप कहोगे हमने कई जगह पे देखा भी है, ऐसा ही है कि नीचे होके पानी निकलता है। मतलब ये कि जो नदी आएंगी ऊपर से क्या वो विलुप्त होंगी या नहीं होंगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगी। तो भावर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं और भावर में जो है जमीन कैसी है, पथरीली है और कंकड़ पत्थर वाली जमीन है, मोटी बजरी मोटी बालू की जमीन है, ठीक है। अब ये सहारनपुर से लेके कहाँ तक है, कुशीनगर तक। अब ये जो नीचे है, जब ये मैदान आएंगे धीरे धीरे, आप ये बताइए यहाँ तक तो ये नहीं, तो जब ये मैदान आएंगे यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे नदी फिर दोबारा से जमीन पर दिखने लगेगी, क्योंकि पत्थर की बात जैसी निकलेंगी नदी यहाँ पे तो दिखने लगेंगी। जब नदी दिखने लगेंगी तो यहाँ पे जो मिट्टी है बहुत ही नमी हो जाएगी, नम हो जाएगी, मतलब दलदली, दलदली और समतल, दलदली और समतल कैसी हो जाएगी, दलदली और समतल। अब ये तराई क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पहले चलो भावर ही देख लेते हैं अभी, ठीक है। भावर देखिए बेटा, शुरू करते हैं। उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूर्व में कुशीनगर तक। कुशीनगर में एक जगह है पडरौना की एक पतली सी पट्टी भावर और तराई कहलाता है, भावर और तराई कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया भी था आपको ऐसे करके, ये टोटल यहाँ पे सहारनपुर है और यहाँ पे कुशीनगर है, तो ये टोटल पट्टी क्या हुई, भावर और तराई हो गई। अब इसमें ऊपर आधे वाली पट्टी भावर कहलाएगी और नीचे वाली जो पट्टी है वो तराई कहलाएगी। तो पहले हम भावर के बारे में देखते हैं। तो भावर के बारे में देखते हैं चीजों को, देखिए भावर का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जो पर्वतीय पाद में स्थित है, मतलब ये पर्वतों के जस्ट नीचे स्थित है। इसकी चौड़ाई सहारनपुर के आसपास 34 किलोमीटर। तो ये कितना फैला हुआ है भाई, आप कहोगे सर ऐसे करके अगर मैं देखूं तो सहारनपुर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये भावर 34 किलोमीटर फैला है। कितना, 34 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। और पूर्व की तरफ बढ़ने पर उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है। भाई भाई नदी आएंगी यहाँ से पत्थर लाएंगे तो ज्यादा दूर तक तो जाएंगे नहीं, धीरे 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 कमी होते जाएंगे, कमी होती जाएगी चौड़ाई इसकी। तो क्वेश्चन ये भी आता है किस क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती जाती है? तो आप कहोगे सर भावर क्षेत्र की। अच्छा, इसकी शुरुआत में जो चौड़ाई है सहारनपुर में वो वहां पे सबसे ज्यादा है, कितने किमी, 34 किमी, ठीक है। आगे बढ़े भाई, उम्मीद है समझ आया होगा आपके। भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, देखिए कह रहा है नदियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। भावर क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ क्योंकि क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त भूमि है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको बताया भी था कि सर भावर जो क्षेत्र है, अब हम देखते हैं भावर क्षेत्र हम देख लिया, भावर वाला क्षेत्र ये ऐसे करके ऊपर है, उत्तर का भावर एवं तराई क्षेत्र बनाया मैंने पूरा, लेकिन उत्तर में क्या है, भावर क्षेत्र है। भावर क्षेत्र सहारनपुर से लेके कहां तक है, कुशीनगर के पडरौना तक है, ठीक है। भावर एवं तराई दोनों ही है। तो आप कहोगे सर सहारनपुर में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, कम होती जाती है।
क्लियर हुआ ना। यहाँ पे कितनी चौड़ाई है, 34 किलोमीटर। अच्छा, इसकी जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि है। अच्छा, नदियां किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं? आप कहेंगे सर भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। यहां तक बात क्लियर हुई ना हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े अब तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र है ये वाला। क्लियर है ना? ठीक है। तराई क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर। पूर्वी मतलब इधर। अब देखिए, जब आप ये बताइए ऐसे करके टोटल मान लो भावर एवं तराई क्षेत्र, जब यहां से यहां ऐसी चीजें चलेंगी, ऐसे करके ऐसे चलेंगी, ऐसे करके, तो इधर तो भावर का क्षेत्र ज्यादा होगा, इधर कम होता जाएगा, तो तराई का क्षेत्र बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो भावर वाला क्षेत्र था उसकी चौड़ाई थी 34 किमी, जो पश्चिम में थी सादा। और पूर्व की तरफ कितनी है तराई की? तराई की जो चौड़ाई है वो कह रहा है 80 से 90 किलोमीटर तक। यहां तक बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। मतलब ये पूर्व से जब पश्चिम की तरफ हम जाएंगे, मतलब पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, तो हम इधर जाएंगे तो भैया तराई क्षेत्र की चौड़ाई कम होती जाएगी। ठीक है। भावर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हो गई थी वह तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नदियां पुनः प्रकट किस क्षेत्र में होती हैं? तो आप कहोगे सर तराई क्षेत्र में। और मैदानी भाग में, और मैदानी भाग में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, विसर्पण और गोखुर झील एवं बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। भाई जब तेजी से पानी आएगा तो ये चीजें बनाएंगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जलोढ़ पंख क्या है, जलोढ़ शंकु क्या है। ठीक है भाई, देखिए मान लो ऐसे करके मैं ये ये हैं आपके, ये पहाड़ हैं, ऐसे करके जब पहाड़ से नदी आएगी और नदी का वेग धीमा धीमा हो तो ऐसे करके जो अपने साथ अवसाद लाएगी, वो धीरे धीरे यहीं पे जमा कर देगी। जब बहाव कम होगा तभी तो धीरे धीरे जमा करेगी। धीमे धीमे पानी आ रहा है, जो इसके साथ आ रहा है वो कम हो जाएगा, तो आई ऐसे करके हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ऐसे हो जाएगा। एक मतलब एक पक्षी के पंख की तरह, पूरा पंख की तरह ऐसे करके। तो ये हो गया जलोढ़ पंख। मतलब ये कि एक नदी यहाँ से पहाड़ों के बीच से होकर आ रही है, और पत्थरों के बाद जब नदी समतल जमीन में प्रवेश करती है तो यहाँ पे धीरे धीरे अपने साथ जो कीचड़ बालू और कांप मिट्टी लेके आती है, कांप माने जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, तो ऐसे करके ऐसी आकृति का अगर निर्माण कर दे उसे कहते हैं हम जलोढ़ पंख कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब हम देखते हैं जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु क्या है? सर सेम सेम पैटर्न है, वही वही रहने वाला है जलोढ़, ऐसे करके। तो यहां से आ रही है नदी, जब नदी यहां से आ रही है और तेज वेग से आ रही है तो आप कहोगे सर ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये अवसाद कम जमा होते हैं, ऐसे होते हैं लेकिन जमा तो तेजी से आएंगे तभी तो होंगे भाई, ज्यादा तेजी से पानी आएगा। तो ये बताइए ये क्या हुआ? ये टोटल जलोढ़ शंकु हुआ। शंकु ऐसी तो आकृति होती है। शंकु का मतलब एक देसी भाषा में आपको बता दूं, तंबू। तंबू जो आर्मी वाले या फिर कोई भी व्यक्ति लगाते हैं, तंबू ऐसे करके, तो ये शंकु ही तो बन गया। तो ऐसे करके इसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। यहाँ तो बात क्लियर हुई? ठीक है। आगे बढ़ते हैं विसर्पण। विसर्पण क्या है? आपको विसर विसर्पण ये है, कोई नदी जब निकलती है पहाड़ से ऐसे करके, धीरे ऐसे 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 बना रही है, विसर्पण मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके चल रही है, ये विसर्पण बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब आते हैं गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपकी जो नदी है वो निकल के आई ऐसे करके, ऐसे यहाँ से निकल के आई। अब कोई ऐसी जमीन है जो नहीं कट पा रही है, पत्थर है आगे या कुछ भी ऐसा है, तो इधर से भी नदी निकल रही है, इधर से भी नदी निकल रही है, ऐसे करके और ऐसे करके दोबारा से यहाँ ऐसे ऐसे निकल गई और धीरे धीरे आगे जाके मिल गई। तो ये जो बन गया वो गोखुर झील बन गया। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर। और बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जब जब तेज आएंगी तो पानी लेके आती हैं, बाढ़ बनाती हैं, बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं आगे। ठीक है।
तराई क्षेत्र समतल और नम होता है। कैसा होता है तराई क्षेत्र? समतल और नम होता है भाई, ध्यान रखना है। तराई क्षेत्र समतल और नम था। आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए भावर क्षेत्र कैसा था। ठीक है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। अवसाद क्या होते हैं सर? अवसाद होते हैं जो नदी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और कुछ जो अन्य चीज लेके आती हैं अपने साथ, उसे कहते हैं सेडिमेंट्स, अवसाद। छोटे छोटे कंकड़ भी अवसाद। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तो आप कहोगे सर तराई क्षेत्र में। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। कैसे मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे? दलदल। कुछ वर्षों में भूमि सुधार के कारण क्षेत्र उपजाऊ बन गया है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ बन गया है। इस क्षेत्र में गन्ना, धान और गेहूं और जूट की फसल होती है। वैसे मेनली वो फसल होती है जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा रहती है, जैसे गन्ना है, धान है, जूट है। तो क्वेश्चन पूछता है गन्ना और धान किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं सबसे ज्यादा पैदावार के लिए? तो आप कहोगे सर तराई क्षेत्र में उगाई जाती हैं। उत्तर के भावर एवं तराई क्षेत्र में से तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। यहां तक बात क्लियर है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। भाई सब क्यों नहीं है? यहाँ का जो पेयजल है, देखिए यहाँ का जो पेयजल है वो अक्सर कुओं और कम गहराई वाले पंपों से प्राप्त किया जाता है, जो मानक के अनुरूप नहीं। ठीक है, कम गहराई पे पानी आ जाता है, जो प्रदूषण का पानी है, फिर लोगों से भी पी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत मच्छर पाए जाते हैं भाई। जब दलदली जमीन है तो मच्छर भी बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? आपको बिल्कुल क्लियर है। इस क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है, साल, हल्दी, सेमल, साखू के वृक्ष तथा लंबी घास पाई जाती है। साल, हल्दी, सेमल, साखू। साल दो से याद करो, साल, हल्दी, सेमल, साखू। सही है तीन तो। साल, हल्दी, सेमल, साखू के वृक्ष तथा लंबी घास पाई जाती है। तो पूछता है लंबी घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप कहोगे सर तराई क्षेत्र में। यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ मिलते हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वरक होने के कारण अधिक पानी चाहने वाली फसल, गन्ना अभी बताया था, धान, जूट की खेती भारी मात्रा में की जाती है। तो गन्ना, धान एवं जूट की खेती किसमें? तराई क्षेत्र में की जाती है भारी मात्रा में। और यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? साल, हल्दी, सेमल और साखू। साल, हल्दी, सेमल और साखू, लंबी घास पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र है। यहाँ तो बात क्लियर है भाई, मुझे उम्मीद है क्लियर है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य का मैदानी क्षेत्र, अभी हमने देखा है, ऊपर वाला भाग देख लिया। उत्तर का भावर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर के भावर एवं तराई क्षेत्र के बारे में क्लियर है। भावर का जो चौड़ाई है इधर ज्यादा है, पश्चिम में, पूरब में कम हो जाती है। और तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो पूरब में ज्यादा है, पश्चिम में कम हो जाती है। तो इधर इसकी क्या बताई थी मैंने? 34। इधर की बताई थी भाई 80। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है? कंकड़ पत्थर पथरीली जमीन है, कृषि योग्य नहीं है। इसका समतल और दलदली जमीन है, यहाँ पे वर्षा बहुत होती है। धान, गन्ना और जूट किए जाते हैं यहाँ पे। और भी कई चीजें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, और यहाँ का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, ये भी बताई थी मैंने चीजें। तो बढ़ते हैं आगे, नंबर बी पे, मध्य का मैदानी क्षेत्र। इसे कहते हैं गंगा यमुना का दुआब। गंगा यमुना का दुआब कहते हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर क्षेत्र के मध्य को मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना का मैदानी दुआब कहते हैं। कि सर दक्षिण का पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर क्षेत्र के मध्य में, तो देखिए अभी देखते हैं मैप पे मध्य में। देखिए अभी मैंने बताया था आपको, ये रहा आपका उत्तर का भावर एवं तराई क्षेत्र, यहां तक बात क्लियर है। और ये रहा आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये जो मध्य में है उसने कहा है ना, उत्तर में भावर और दक्षिण में दक्षिणी पठारी क्षेत्र के जो मध्य में है
इसे कहते हैं मध्य क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। यहां तक बात क्लियर हुई ना हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, मैप से जितनी चीजें आप कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ हुआ। बढ़े आगे भाई, ठीक है बढ़ते हैं। हम इसे देख रहे थे, तो मैदानी क्षेत्र बीच में गंगा यमुना का मैदानी दुआब कहा जाता है। ठीक है, सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 उपभागों में। जैसे कि तो पहला है गंगा यमुना का उत्तरी मैदान, सहारनपुर से लेके बुलंदशहर तक। ठीक है, दूसरा है गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का उत्तरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान, अलीगढ़, कन्नौज और औरैया, ये जो हैं ये देखिए, दूसरा औरैया तक, अलीगढ़, कन्नौज, औरैया तक। तो तीसरा जो है गंगा का पूर्वी मैदान। एक तो उत्तरी मैदान हो गया, कहां से कहां तक था आप बताओ? ठीक है, दूसरा कहां से कहां तक था? और तीसरा देखिए वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये तीसरा है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान गंगा यमुना का, मध्य मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान। ठीक है, तो ये पूरब में ही मैंने आपको मैप से पिछली वीडियो में चीजें बताई हैं कि गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं बता दे रहा हूँ लेकिन एक चीज आपको, जैसे मान लो यूपी का ऐसे करके ऐसे है, तो ये हो गया भैया भावर वाला और तराई वाला, तो ये हो गया भैया दक्षिण वाला, तो ये हो गया गंगा का मध्य मैदान। अब गंगा के मैदान को अपनी सुविधा के अनुसार 3 पार्टों में बांटा है। ठीक है, तो 3 पार्टों में बेटा, 3 पार्टों में हमने बांटा है। तो उत्तरी जो गंगा का मैदान था वो सहारनपुर से अलीगढ़ तक था, मान लो ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया उत्तरी। और जो मध्य वाला जो भाग है वो अलीगढ़, कन्नौज, औरैया तक है। अलीगढ़, कन्नौज, औरैया तक है, ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, और जो सबसे पूर्वी मैदान है वो ये रहा, वाराणसी, सोनभद्र, ऐसे करके ये पूर्वी है। तो हमने 3 पार्ट देख लिए। अब हम मैप पे देखते हैं इन चीजों को, तीनों को। ठीक है, देखिए, तो मान लो ये जो पहला वाला पार्ट है उत्तरी मैदान है यहां तक, दूसरा यहां तक है, और तीसरा ये पूरा वाला पूर्वी मैदान है। ये वाला पूर्वी मैदान है भाई, और ये मध्य मैदान है, और ये गंगा का उत्तरी मैदान है। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, इससे ऊपर कौन से हैं? तराई है ये, मान लो ये फिर भावर हो गया, और ये बोला दक्षिण वाला पार्ट है, ये पूरा वाला, ये जो है ये दक्षिणी पठार। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना हुई? और ये पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए ये बीच वाला, तो ये कौन सा है? आप कहोगे सर ये गंगा का और यमुना का दोआब क्षेत्र है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर हमने ये पूरा मध्य वाला भी हमने 3 पार्टों में बांटा, तो पहले ये पार्ट है, फिर दूसरा वाला ये पार्ट है, और तीसरा वाला ये पार्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं, जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलो चीजें जब देखिए ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तीनों पार्टों में गंगा वाला पार्ट। अब गंगा के मैदान का निर्माण भावर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, मतलब ये कि अगर ऐसे करके है, ऐसे 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 करके मान लो, तो ये ऊपर वाला जो भावर वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी, इसे छोड़कर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कौप जलोढ़ मृदा से हुआ। इस पूरा पार्ट का जो निर्माण हुआ है, ये जो बीच वाला मैं बता रहा हूं, मध्य वाला, नदियां जो बहाकर लाई गई हैं जलोढ़ मृदा को, उससे हुआ है इसका निर्माण, बीच वाले का। तो कौन कौन सी नदियां लाई होंगी? अब आप कहोगे सर गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, कोसी नहीं घाघरा है, ठीक है, और शारदा है, ये सब नदियां लेके आई हैं। ओके, उनसे निर्माण हुआ है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या कौप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर जो नदी लेके आती हैं अपने साथ, तो लेके आई हैं, ऐसे करके मैदान बना दिया हमने। ठीक है, ऐसे करके पूरा वाला मैदान बना दिया, मध्य वाला। ठीक है, अब जो नदी लेके आई है उसके आधार पर गंगा के मैदान को 2 पार्टों में बांटा है हमने। कितने पार्टों में बांटा है? कितने पार्टों में बांटा है बेटा? 2 पार्टों में। जो मिट्टी लेके आई है उसको बांटा है हमने 2 पार्टों में, कि मिट्टी कैसी कैसी लेके आई है। एक होती है बांगर क्षेत्र
और एक होता है खादर क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आता है यार। ठीक है, चीजें अगर न क्लियर हुई हो तो दोबारा वीडियो को दोबारा से देख लें, वहां से क्लियर होंगी। अब ये जो क्षेत्र है, जैसे मैं बनाता हूं आपको यूपी का मैप ऐसे करके, तो ये वाला हो गया भावर और तराई, ये वाला दक्षिण वाला निकल गया। आप कहोगे सर ये क्षेत्र बच गया मध्य क्षेत्र, जो गंगा यमुना का दुआब है, उसे हमने दो पार्टों में बांटा है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। बांगर क्या है? वह क्षेत्र जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। बांगर हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र की मिट्टी उर्वरक शक्ति काफी कम हो गई है। जैसे कि मान लो यहाँ से ये बाढ़ आई है, ऐसे करके इसे हटाता हूँ पहले मैं, अब बताता हूँ आपको चीजें। तो ये मान लो ऐसे है पूरा मध्य क्षेत्र, सॉरी मध्य क्षेत्र जो है वो ऐसे है, मान लो ऐसे, ठीक है। अब यहां से मान लो कोई बाढ़ आई, पानी पड़ी, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो उसने बांगर क्षेत्र में क्या कहा है, वह क्षेत्र जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो बांगर कहलाएगा। ये वाला, ये जो मैंने रंग दिया, ये वाला पानी नहीं पहुंच पा रहा है भाई। हजारों वर्ष पहले कोई ज्यादा बाढ़ आई होगी तो यहाँ पानी पहुंच गया हुआ, लेकिन अब पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हो गया बांगर क्षेत्र। तो फिर सर ये वाला क्षेत्र कौन सा हुआ? आप ये से कहेंगे सर खादर क्षेत्र है ये, ठीक है। तो अच्छा, बांगर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है ज्यादा? तो सर कम हो जाती है, कहा है उसने, क्योंकि नई मिट्टी पहुंच ही नहीं पा रही है, पुरानी मिट्टी है यहाँ पे। कैसी है? पुरानी मिट्टी है। अब दूसरा नंबर है खादर का, तो आप खादर देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए अब दूसरा क्षेत्र देखते हैं हम, खादर क्षेत्र। भाई खादर क्षेत्र, इसका तात्पर्य कछार से है। किससे है? कछार से। इसे कछार भी बोलते हैं। जहां जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है, यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि वहां पे तो हर वर्ष भैया, जैसे मान लो ये हर वर्ष यहाँ से नदी आ रही है, तो इतना तो क्षेत्र ये जो है ना, ये खादर है। और ये कौन सा था? बांगर था। कौन सा था? बांगर था। तो प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र कहते हैं। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों के भी निर्माण होते हैं। कुछ कुछ नदियां ऐसी हैं जो बीहड़ों का निर्माण करती हैं, जैसे कि ज्यादा कट जाता है उनका, क्षय हो जाता है उनकी मिट्टी का, तो कुछ बीहड़ों का निर्माण करती हैं। जैसे यमुना नदी और चंबल नदी के जो तट के क्षेत्र हैं, वो बीहड़, तटवर्ती बीहड़ हैं। कौन है? तटवर्ती बीहड़। इन बीहड़ों की मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे जो बीहड़ बन गए, बीहड़ का मतलब है कहीं गड्ढा, कहीं ज्यादा कट गया, कहीं ऐसे रह गया, कहीं टीला रह गया, ऐसे रह गया। तो चीजें जो है, बीहड़ों की जो मिट्टी होती है वो नितांत अनुपजाऊ होती है, ठीक है। संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में, अब आ गया संपूर्ण मध्य मैदान, मतलब गंगा यमुना का पूरा दुआब। संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में रबी और खरीफ फसलों की खेती होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपको मैंने ये चीजें बताई थी, अभी आपको बांगर और खादर। तो आप ये बताइए मुझे, ये नदी है, नदी का पानी यहाँ तक पहुंच रहा है, मान लो ऐसे करके बाढ़ आई और यहाँ तक ही पहुंच पा रहा है, तो ये कौन सा है? ये आपका हो गया खादर। और यहाँ नहीं पहुंच रहा है, ये नदी का पानी यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत हजारों साल पहले आया था एक बार पानी, तो ये कौन सी है? भांगर। भांगर है, भांगर मिट्टी है। और ये खादर, खादर मिट्टी है, ये वाली। क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। अब हम देखते हैं संपूर्ण भारत मैदान क्षेत्र में कौन कौन सी फसल होती है। रबी की फसल और खरीफ की फसल। भाई कौन सी? रबी की और खरीफ की। ये आप बताओगे मुझे, रबी की 3 फसल बताओगे और खरीफ की भी 3 फसल बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, ठीक है। गंगा के मैदानों का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। आगे बढ़े भाई।
देखिए, गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा राप्ती गंडक द्वारा लाई गई काप, काप मतलब मिट्टी, ये अवसाद जो लाए जाते हैं, कीचड़ बालू के मध्य से मध्य का मैदानी क्षेत्र निर्माण हुआ है। तो कौन कौन सी नदी? गंगा है, यमुना है, घाघरा है, शारदा है, रामगंगा है, राप्ती है, गंडक है। ये मैंने पहले भी बताया था। ये जो है अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, कीचड़ बालू कॉप लेके आती हैं, उसी क्षेत्र से इस मध्य मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मध्य के मैदानी क्षेत्र के पूरब में यमुना नदी, मध्य के मैदानी क्षेत्र में मान लो ऐसे करके, ये जो मान लो ऐसे करके भांवर तराई हो गया, ये वाला दक्षिण वाला हो गया। तो ये पूरब में कौन सी है? पूरब में मध्य के मैदानी क्षेत्र के, मध्य के मैदानी क्षेत्र के पूरब में यमुना नदी है बेटा। ये जो है मध्य का मैदानी क्षेत्र है, इसके जो है देखिए बेटा, मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है ना, वो यमुना नदी के पूरब में है। किसमें? यमुना नदी के पूरब में, और गंडक नदी के पश्चिम में। जैसे कि मान लो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे यमुना है, तो यमुना के पूरब में हुआ ये, ठीक है, और गंडक नदी के पश्चिम में, तो यहाँ पे गंडक नदी है, उसके ये पश्चिम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य का मैदानी क्षेत्र के पूरब में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो गंडक नदी। और पश्चिम में कौन सी बनाती है? ये तो यमुना नदी। तो ये देख लेना किसके बेहाप से पूछ रहा है। तो यमुना के पूरब में, यमुना इधर है और गंडक इधर है, और यहाँ पे ये मध्य का मैदानी क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है। मध्य मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। कितनी है? 80 से 300 मीटर तक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये जो है भाबर और तराई हो गया, ये अपना दक्षिण पठार हो गया उत्तर का, उत्तर प्रदेश का, और ये भाबर तराई हो गई ऊपर वाले। तो अब हम देखते हैं कि ये मैदानी क्षेत्र है ना, तो इसके देखिए यहाँ पे यमुना नदी है ऐसे करके, और ये यहाँ पे देखिए गंडक है, गंडक गंडक गंडक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैदानी क्षेत्र के पूरब में कौन सी नदी है? गंडक है। और पश्चिम में कौन सी नदी है? यमुना है। और यमुना के पश्चिम में है ये, और गंडक के, यमुना के पूरब में है ये, और गंडक के पश्चिम में है ये। तो जैसे भी पूछ ले आप कर लोगे, उम्मीद है आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखिए, अब हम आगे दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, जो कि नीचे वाला है, अभी हम बात भी कर रहे थे उसकी। ठीक है, तो यह भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। जैसे दक्कन का जो पठार है, हमारी जो इंडिया है, वो दक्कन का पठार, ये सभी दक्कन का पठार है। तो दक्कन का ये पठार है, इसका उत्तरी भाग जो है वो है वैसे जो है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार वैसे तो एमपी में ज्यादा है, लेकिन यूपी की कुछ जिलों को काउंट में आता है। ये नीचे वाला जो पार्ट है वो इस जिले में आता है। यूपी के जो पार्ट है, जो नीचे वाला, इससे बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, तो इसकी उत्तरी सीमा जो है वो यमुना गंगा नदियां, तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत है। जो नीचे जो है दक्षिणी पठार का जो दक्षिणी सीमा है उसमें विंध्य पर्वत श्रेणियां है। इसके पश्चिमी सीमा जो है वो बेतवा नदी है। यहाँ पे बेतवा कौन सी है? बेतवा नदी है। ठीक है, प्रवाहित होती है। पठार का ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर है। क्वेश्चन आता है दक्षिणी का पहाड़ी पठार का ढलान किधर से किधर है? तो आप कहोगे सर दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो उत्तर में कौन कौन सीमा बनाती है? गंगा यमुना, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, और पश्चिम में बेतवा नदी बनाती है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, मैप में दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए देखिए मैप, तो ये जो है भाई, यहाँ पे ये एमपी तो है, मध्य प्रदेश ही तो है, मैंने आपको बताया भी था। तो ये मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड का पठार, लेकिन ये सीमा मध्य प्रदेश तक ही जा रही है। तो ये यहाँ तक मध्य बुंदेलखंड का पठार है। ये कुछ पार्ट है ना बघेलखंड का पठार है ये। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है ना वो कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है।
तो यहाँ पे ये जो सीमा है ना, विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे कौन सी नदी बताई थी आपको? आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये हवाल कौन सी नदी बताई, और ये इसका जो उत्तर में यहाँ पे कौन सी नदी है ये भी बतानी है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये कौन सा है? बुंदेलखंड का है। और यहाँ पे ये जो सोनभद्र और मिर्जापुर है, ये जो है बघेलखंड के पठार का भाग है, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर हुई ना हुई? आगे बढ़े भाई, ठीक है। देखिए, बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी है, ठीक है, का भी है। सोनभद्र में सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के अंतर्गत आता है। बघेलखंड में सोन नदी क्षेत्र मुख्य है। सोन नदी बघेलखंड में मुख्य भूमिका निभाती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बताइए, बुंदेलखंड में ये सोनभद्र में सोनपुर रामगढ़ की पहाड़ियां, सोनभद्र में सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां और सोन नदी बघेलखंड के अंतर्गत आती हैं। इस पठार की ऊंचाई 300 मीटर है। कौन से पठार की ऊंचाई? ये बघेलखंड वाला है, मतलब दक्षिणी पठार है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। लेकिन कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे कि मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनार और कैमूर पहाड़ियां। मिर्जापुर और सोनभद्र में सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां हैं, वो 600 मीटर ऊंची हैं। लेकिन नहीं तो ये टोटल कितने मीटर ऊंचा है? 300 मीटर ऊंचा है भाई, ये ध्यान रखना है। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। यहाँ भूमि ककरीली एवं उजाड़ है, कंकरीली, कंकड़ की सी भूमि है, ठीक है। और कैसी है? उजाड़ है, यहाँ पे कोई खेती नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, तो क्लियर है यहाँ तक दक्षिण वाला? ठीक है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस हैं। इसमें चंबल, बेतवा, केन पठार को काटती हुई यमुना में, और सोन और टोंस गंगा नदी में मिल जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। तो ये किसकी हैं? दक्षिणी पठार की नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस, ठीक है। हाँ, जो कि यमुना नदी में मिलती है। बेतवा, केन है, चंबल है, और सोन और टोंस किस में मिल जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है भाई, पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती थी? तराई क्षेत्र में, ध्यान करो। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के मिलते हैं। तो आप ये बताइए, तराई क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती थी, वहां पे कौन कौन से 4 वृक्ष मैंने बताए थे, आपको ये बताना है। और यहाँ पे भीषण गर्मी किस क्षेत्र में पड़ती है? तो अब आप कहोगे सर दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पड़ती है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ अधिकांश भूमि और वर्षा यहाँ पे कम होती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ अधिकांश भूमि कृषि योग्य नहीं है। कैसी है? कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि ज्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल चना, अरहर, सरसों, ज्वार, गेहूं है। चना, अरहर, सरसों, ज्वार है, मतलब दलहन और तिलहन वाली फसल है, जिन्हें पानी की कम आवश्यकता रहती है, ठीक है भाई। क्रिस्टल क्लियर है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दलदली एवं नमी जमीन कहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा और दुआब क्षेत्र किसे कहते हैं? भावर और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? बांगर और खादर, खादर और बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं? ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? आता है क्वेश्चन। इसमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसे मैं मैप से ही बताऊंगा। तो सबसे पहले जालौन देखेंगे। पहले जालौन था, आप ऐसे आओगे इधर, इटावा के बाद जालौन था यहाँ पे, जालौन के बाद झांसी था, झांसी के बाद ललितपुर था, फिर आप ऐसे चढ़ के जाओगे तो महुआ था, महुआ के ऊपर ही हमीरपुर है, ठीक है। और महुआ से इधर आएंगे तो वानर था, वानर के ऊपर चित्रकूट था। बताया था नहीं बताया था? तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। अभी मैप में भी देख लेते हैं। देखिए मैप में देखते हैं, देखिए मैप में देखते हैं तो कौन कौन से थे, अभी मैंने आपको बताया भी था। देखिए
सबसे पहले कौन सा है? जालौन। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये भाई, यही तो है यार, यही तो है। चित्रकूट तक ये वाला है बुंदेलखंड। ये 7 जिले आते हैं: जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। बस क्या था इसमें? क्लियर हुआ नहीं हुआ? जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। क्लियर है नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ दोबारा से चीजें आपको। आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर है। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। क्लियर है? 7 जिले थे, क्लियर हुए। ठीक है, आगे देखिए। बघेलखंड का क्षेत्र, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले सोनभद्र और मिर्जापुर इसमें आते हैं। बघेलखंड का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन हमारे यूपी के जो नीचे वाले जिले हैं वो आते हैं इसमें। कौन कौन से? सोनभद्र और मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नमभूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 5.15% है। तो ऑल यूपी में कितने प्रतिशत नमभूमि है हमारी? 5.15%। नमभूमि कौन सी? कि सर ऐसी भूमि जिस पर ज्यादातर समय जल रहता हो उसे नमभूमि कहते हैं हम। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। तो यूपी में कितनी भूमि, कितने परसेंट भूमि पर जल रहता है ज्यादातर? नमभूमि कौन सी है? वेटलैंड क्षेत्र कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो 5.5 पूरे प्रदेश में। ओके। प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपको सर सोनभद्र ही है। कितना? 5.08%। तो पूरा क्षेत्र 5.15, उसके बाद 5.08% सोनभद्र सर्वाधिक। और सबसे कम नमभूमि वाले जिले 2 हैं भैया। बागपत है, बागपत वाले देख लें, और हाथरस वाले भी देख लें। कितना है? 0.18% है। तो आप ये बताइए ओवरऑल क्षेत्र कितना है भैया? 5.15%। ठीक है। सर्वाधिक जिला कौन सा है जिसमें? सोनभद्र, जिसमें नमभूमि क्षेत्र ज्यादा है, 5.08%। और सबसे कम 2 जिले हैं, बागपत और हाथरस है भैया। तो इनमें कितना है? 0.18%। यहां तो बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैंने इतनी चीजें आपको बताई हैं, अब आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस हम लगाते हैं। ठीक है, तो निम्न प्रदेश, पहला मैं हम क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के सीमा लगाता है? तो आप ध्यान करिए, मैंने मैप आपको बहुत अच्छे से बताया था। आप कहोगे सर सहारनपुर वाला सीमा, आप ये देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही राज्य सीमा लगा रहा, जिला सीमा लगा रहा था, वो भी सहारनपुर था। तो ठीक है, कौन सा जनपद सीमा लगा रहा था हिमाचल प्रदेश से? सहारनपुर। सहारनपुर से ऊपर हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है, और इधर उत्तराखंड भी है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सहारनपुर इसका राइट आंसर है। आगे वाला देखते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है, बताइए आप। सबसे ज्यादा आप कहोगे सर राजस्थान है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका? राजस्थान है। तो देखो ये सी ऑप्शन कट गया। उसके बाद राजस्थान के बाद आप कहोगे सर मध्य प्रदेश है। तो फिर कौन सा कट गया? ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। तो भाई कौन सा रह गया? ये रह गया। और मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में भी बताया है, जो आपने पीछे मैंने जो अपलोड करी है वीडियो, अगर आपने वो देखी हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सभी उन्हीं से हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश का 4था नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो अगर आपने बहुत अच्छे से मैंने बताया था, तो मैंने बताया था आपको कि लखनऊ की सीमा किस किस को स्पर्श नहीं करती है। तो उन्नाव को करती है, आपको सर बिल्कुल करती है। हरदोई को करती है, बिल्कुल करती है। बाराबंकी को करती है, बिल्कुल करती है। ये जो बलिया क्षेत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश का बताओ कौन सा है? आप बताओगे सबसे पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है या दक्षिणी है? तो इसका राइट आंसर लखनऊ की सीमा को बलिया नहीं स्पर्श करता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताइए
उत्तर प्रदेश का किस तरफ का जिला है ये? बलिया। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी थी? यमुना थी। कौन सी थी? यमुना थी। बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश का जो हमारा भाबर क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आप वैसे भी बता सकते हो ये चीजें। तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर सबसे ऊपर वाला। तो आप कहोगे सर ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। यार अगर आपने ध्यान से चीजें देखी है ना तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों का आंसर से दे सकते हो। देखो ये जलवायु का क्वेश्चन है, मैं अभी ये इससे आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो यूपी की जलवायु होगी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिला है भैया मथुरा है। तो ये आगे वाली वीडियो में आएगा, ये जलवायु का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत अच्छे से मैप देखा है तो मैप से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। उसने कहा है भैया कि उत्तर से दक्षिण जिला पूछा है। तो आप कहोगे सर सबसे उत्तर में कौन है? तो इनमें देख लो, सबसे उत्तर में भाई सिद्धार्थ नगर है जो कि नेपाल से बना रहा था। तो सिद्धार्थ नगर भाई देखते हैं, सिद्धार्थ नगर केवल बी ऑप्शन से शुरू हो रहा है। तो बी ऑप्शन ही जिसका राइट है, और देखना ही नहीं है आपको। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर, संत रविदास नगर। तो अगर चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान से आपने मेरी मैप की क्लास देखी हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो आपने। ठीक है, आगे बढ़े भाई। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम क्या है? मतलब ये कि पहले क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका ज्यादा है। तो आप देखिए कौन कौन से हैं, बताइए भाई कौन कौन से हैं। तो इसमें वाराणसी से कम क्षेत्रफल किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत है। बागपत के बाद भदोही है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, पहले 5 बड़े और पहले लास्ट 5 छोटे, ये मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये जलवायु का क्वेश्चन है, इसे भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये गोरखपुर है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से बताइए। सबसे पहले सबसे कम किसका है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है? तो आप कहोगे सर गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये कौन सा राइट है? सी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितनी सीमा? कितने राज्य सोनभद्र से लगते हैं? तो आप कहोगे सर 4 राज्य। चारों राज्य आप बता दोगे कि मैं बताऊं? सोनभद्र से आप बताइए। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यही तो लगते हैं। मैंने आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो भाई ये है बुंदेलखंड। कौन सा है भैया? बुंदेलखंड। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? यार इतनी बच्चा वाले क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान की लगी रही है, हरियाणा की लगी रही है, पंजाब की नहीं लग रही है, बताओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? मैंने आपको बताया था तराई क्षेत्र। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आप बताइए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है, और सबसे कम जो हापुड़ है उसका भी क्षेत्रफल कितना है ये बताना है आपको कमेंट में। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी बताया था मैंने, पहले पर राजस्थान था, फिर एमपी था, फिर महाराष्ट्र था, फिर यूपी था अपना, तो चौथे नंबर पे है भाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है ये क्लियर हुआ वो आपका। देखिए किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? आप बताइए मुझे। बलरामपुर को करती है। किससे करती है ये आप बताओगे? पीलीभीत को,
करती है, श्रावस्ती को करती है। मैंने बहुत अच्छे से मैप में बताया था ऊपर से होते हुए, तो भाई बस्ती को नहीं करती अंतर्राष्ट्रीय सीमा। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपको वही बताना है। तो वही सबसे छोटा जिला जो कौन सा है, वाराणसी है। कौन सा भैया, वाराणसी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यार ये सभी मैंने आपको बताए हैं। सबसे ये है 7.3 है, बताया था ना। निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? नेपाल की मिल रही है, भूटान की मिल रही है क्या, चीन की मिल रही है क्या, बांग्लादेश की मिल रही है क्या? आप बताओ, मैंने किसकी बताई थी? मैंने बताया था सर, नेपाल से 7 जिलों की सीमा लग रही है हमारी। किसे राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। वैसे देखो, इनमें से न तो आगरा था, न मथुरा था, न अलीगढ़ था, शामली ही एनसीआर में शामिल है। आपको बताना है वो 8 जिले कौन कौन से हैं जो कि एनसीआर में सम्मिलित हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो आप कहोगे सर, भारत की जो सीमा है वो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली की सीमा किस किस से लगी हुई है, ये आप बताओगे मुझे। बहुत ऐसे ही बताया था मैंने आपको। किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से यार 7 थे, आप ये बताइए। महाराष्ट्र। बताया था, नहीं बताया था, ध्यान करो, बताया था। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है या है? तो बताइए मुझे। सबसे पहले जालौन, फिर झांसी, फिर ललितपुर, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, बुंदेल बांदा और चित्रकूट। कौन सा है भैया, कौन सा है भैया? बहुत बढ़िया। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? किसकी सीमा नहीं लगी हुई है भाई, मुझे बताइए। तो नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगी है इनमें से? क्या बलरामपुर की लगी है? आप कहोगे सर बिल्कुल लगी हुई है, श्रावस्ती की बिल्कुल लगी हुई है, आपने बड़े अच्छी तरीका से बताया था। लखीमपुर खीरी की भी लगी हुई है। किसकी नहीं लग रही है? कुशीनगर की। कुशीनगर की सीमा नहीं लग पा रही है, तो सी ऑप्शन इज राइट। 26वां देखते हैं, निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है भैया? बताओ कौन सा बताया था? हापुड़ बताया था। क्लियर है ना भाई? ना अगर आपने वो वीडियो देखी है ना तो रोला काट दोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, बताइए भाई, पूर्वी कौन सा है? कौन सा है पूर्वी? बलिया। तो आपके लिए मैं दे रहा हूँ पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, सबसे ऊंची चोटी है? अमसूत की चोटी। ये आपके लिए टास्क है घर के लिए, आप ये बताओगे या कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे इसकी अमसूत चोटी की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है ये मुझे। हाँ भाई, बताइए आप। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? आप कहोगे सर शामली है। कौन सा है? शामली है। कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का नहीं है? अरे मैंने बताया तो था, मंडल कराए थे था वो अलीगढ़ में। हाथरस है भैया, अलीगढ़ है, ईटा है और कासगंज है। तो इसमें कौन सा नहीं है? बदायूं नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? सर दोआब, गंगा और यमुना का ही तो दोआब कराया था आपने, मध्य क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। तो मैंने आज आपको इतने क्वेश्चंस कराए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है आपने ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर्स दिए होंगे, ज़्यादातर का सभी के आंसर दिए होंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन जलवायु के थे तो वो आपसे नहीं होंगे। आगे वाला जो टॉपिक है वो जलवायु आएगा, तो टेंशन ना लें, तैयारी करते रहें भाई विद नोट्स। नोट्स जरूर बनाएं, जो लोग भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, नोट्स जरूरी हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू।